हेलो बच्चों, दिस इज़ इशिका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई वीडियो जहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का सिलेबस। तो हमारी यूनिट 1 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स और कुछ जो केमिकल डायनेमिक्स होती हैं तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं या इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ी है तो वहाँ पर एक चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री में। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है बिल्कुल डिट्टो वही सेम सिलेबस है, वही सब चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है ना, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगी क्योंकि ऑब्वियसली आप बीएससी कर रहे हो, अब आप क्लास 12th में नहीं हो, आप ग्रेजुएशन में हो। सो इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ यूनिट 1 का पार्ट 1 जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगी, है ना। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिक्युलरिटी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इस पीपीटी को प्रेफर कर सकते हैं, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और, अब आपके जो एग्जाम है वो थ्योरेटिकल है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो अब आपको लिखना है ना, डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जहाँ पर, यहाँ वेयर होगा, where we study about the rate of chemical reaction। एक केमिस्ट्री की ब्रांच जहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन का रेट, मतलब किस रेट से हो रही है, किस स्पीड से हो रही है, एंड देयर मैकेनिज्म, और वो हो कैसे रही है, एंड डिस्क्राइब द कंडीशन अंडर विच रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी ऑल्टरेटेड, और वो कंडीशन बताओ कि जहाँ पर वो जो रेट है रिएक्शन का वो बदल जाए। सो केमिकल काइनेटिक्स यही सब डील करती है कि कोई भी रिएक्शन है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, उसका रेट क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगी केमिकल रिएक्शन की। सो दैट इज व्हाट केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तो ब्रांच है साइंस की, सेम एज इट इज केमिस्ट्री की ब्रांच है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। सो व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट अंडरगो, जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट अंडरगो करते हैं एक चेंज, मतलब खुद में एक चेंज लाते हैं और क्या बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज व्हाट केमिकल रिएक्शन। लाइक यहाँ पर दो रिएक्टेंट थे, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, और इन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया, अपने अंदर चेंज किया रिएक्टेंट ने। जो लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं वो रिएक्टेंट है और जो राइट हैंड साइड पर होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना और ये जो प्रोडक्ट बना है इसी को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। एक एग्जाम्पल आपको दिया है, लाइक कार्बन प्लस O2, तो क्या बना हमारा CO2। ठीक है, कार्बन और O2 क्या है, हमारे रिएक्टेंट है, और CO2 क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। दैट इज व्हाट अ केमिकल रिएक्शन। लाइक मैं लिखूं H प्लस Cl गिव्स HCl। सो लाइक मैंने लिखा H2 या 2H प्लस 2Cl गिव्स 2HCl। ठीक है, अब यहाँ रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट में कुछ चेंज हुआ तो प्रोडक्ट बना। दैट इज व्हाट अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या होती है, हमारी केमिकल रिएक्शन होती है जहाँ पर रिएक्टेंट अपने अंदर कुछ चेंज लाते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको डीप नॉलेज दे रही हूँ तो डिटेल में आपको मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आता है स्पीड के बेसिस पे वेरी फास्ट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो बहुत फास्टली हो जाती हैं, दोज रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस वेरी फास्टली, दिस रिएक्शन टेक्स 10 की पावर -14 टू 10 की पावर -17 सेकेंड। 10 की पावर -14 से लेकर 10 की पावर -17 सेकेंड में ये रिएक्शन हो जाती है। तो देखो कितनी जल्दी हो रही होंगी। लाइक आयनिक रिएक्शन, जैसे कि HCl प्लस NaOH क्या बन गया, NaCl प्लस H2। कैसे बना वो भी मैं आपको समझाऊंगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दीज रिएक्शन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अब मान लो कोई रिएक्शन है बहुत तेज चल रही है ना, सेकेंड्स में भी बहुत पावर में चल रही है, तो आप बताओ उसका रेट कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वेरी फास्ट रिएक्शन का कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो बहुत फास्ट होती है। फिर आता है वेरी स्लो रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबा समय लेती है कंप्लीट होने में, बहुत लंबा समय लेती है, लाइक मंथ्स ले सकती हैं, वो ईयर्स ले सकती हैं खत्म होने में। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, कोयले का बनना है ना, वो सालों की प्रोसेस है, तो आप उसका भी रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, आयरन का रस्टिंग जो होता है वो भी बहुत स्लो रिएक्शन है, सालों में होता है, महीने लग जाते हैं। सो दैट इज नॉट वेरी स्लो रिएक्शन। समझ आया, इनकी भी तुम रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतनी स्लो रिएक्शन है, कहाँ तक रेट कैलकुलेट करोगे। देन आता है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या है, दोज रिएक्शन विच आर नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट। वो रिएक्शन जो ना तो बहुत स्लो है ना ही बहुत ज्यादा फास्ट है, बट टेक्स प्लेस एट मॉडरेट स्पीड, जो मॉडरेट स्पीड पर लेती है, लाइक 1 घंटे में हुई, आधा घंटे में हुई, 1 मिनट में हुई, तो दैट इज व्हाट मॉडरेट रिएक्शन। लाइक हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर का हाइड्रोलाइसिस, शुगर या फिर आप सुक्रोज बोल सकते हो, C12H22O11। जब आप उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो आपको मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है ना। तो ये एक मॉडरेट रिएक्शन है और इन रिएक्शन का आप रेट कैलकुलेट कर सकते हो। तो रेट ऑफ दीज रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। ये M नहीं है, आप यहाँ पर N कर लेना,
ठीक है। तो रेट ऑफ दीज रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। अब आप किसका रेट कैलकुलेट कर सकते हो, तो सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन का, ना तो आप वेरी फास्ट का कर सकते हो ना वेरी स्लो का कर सकते हो। समझ आया। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स। स्टेप्स के बेसिस पर कितनी तरह की रिएक्शन होती है, तो दो तरीके की होती है, एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन पहले समझो, दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप या सिंगल स्टेप। ऐसी रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में हो रही हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ आया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस मोर देन वन स्टेप, जो एक स्टेप से ज्यादा रिएक्शन में हो रही है, मतलब एक स्टेप से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो दैट इज व्हाट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है। लाइक पहले ए था, ए से बी बना, फिर बी से सी बना, फिर सी से डी बना, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एक से ज्यादा स्टेप है, तो इसी को बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक स्टेप में हो रही है, सिंपल लाइक ये एक स्टेप में रिएक्शन होगी, HCl एक स्टेप में बनेगा, तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। हर एक स्टेप जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप होगा वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। सेम एज इट इज कि यहाँ पर मान लो ए से बी बना तो हम इसको मान सकते हैं कि एलिमेंट्री है, फिर बी से सी बना तो ये भी एलिमेंट्री है, सी से डी बना तो ये भी एलिमेंट्री है, लेकिन पूरी कंप्लीट क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ए से डी बनना एक कंप्लीट क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। समझ आया यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर कुछ लिखा है कि स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो भी आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर लिख लेना, मैं लिख देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, जो रेट डिटरमाइन करेगा, स्पीड डिटरमाइन करेगा, वो होगा हमारा स्लोएस्ट स्टेप। मान लो कोई रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, तो पहला स्टेप वो स्लोएस्ट है, तो वो आपका रेट डिटरमाइन करेगा। यहाँ तक समझ आया। आगे बढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया है, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है डेफिनेशन, आप देख सकते हो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आया है उसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आई थिंक हिंदी में क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, बेसिकली मैं इंग्लिश में ही आपको यहाँ सब कुछ पढ़ा रही हूँ। अब मान लो आपने एक रिएक्शन लिखी, यहाँ पर ये रिएक्शन हमारे पास लिखी है कि ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, एक जनरल रिएक्शन आपके लिए लिखी है। अब आपसे बोला रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, तो रिएक्टेंट हमारे ए बी है, प्रोडक्ट क्या है हमारे सी और डी। तो मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है, तो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अब मैं मान लो एक रिएक्शन आपके लिए यहाँ लिखी है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मान लो ये रिएक्टेंट था ए प्लस बी गिव्स सी, मैंने एक रिएक्शन लिखी, यहाँ ए और बी हमारे क्या है, रिएक्टेंट, सी हमारा प्रोडक्ट है। मैं बोलूँ कि ए और बी जो थे उनकी कंसंट्रेशन थी 50, ये भी 50 और ये भी 50, ठीक है। अब जब टाइम के रेस्पेक्ट में जैसे जैसे रिएक्शन होगी, पहले टाइम t0 था जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, जब टाइम शुरू हुआ, टाइम आ गया अब हमारा t पर, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो धीरे 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 जो 50 है ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ जाके ये बढ़ने लगेगा। यहाँ पहले 0 थी, अब बढ़ने लगा, मान लो 50 हो गए, देन 100 हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि टाइम के रेस्पेक्ट में जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो वहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से आप लगाएंगे रिएक्टेंट में माइनस साइन, ठीक है। फिर अगर आपका प्रोडक्ट है, टाइम के रिस्पेक्ट में पहले 0 थी, फिर धीरे धीरे 50 हुई, 100 हुई, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जिसको आप दिखाएंगे प्लस से। किससे दिखाएंगे, प्लस से। यहाँ तक समझ आया, बहुत बढ़िया। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, चलो एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक ए और बी हमारे रिएक्टेंट है, सी और डी हमारे प्रोडक्ट है। तो मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन डेल किस लिए दिखाते हैं, तो डेल दिखाता है हमें चेंज। क्या दिखाएगा, चेंज। कितना चेंज आया, पहले मान लो 0 था, फिर वो 50 पहुंच गया, तो चेंज आया है ना, दैट इज व्हाट चेंज। डेल से हम दिखाते हैं, कई बार हम डी से भी दिखाएंगे। एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट होता है, वो मैं आपको सबको समझाऊंगी। यहाँ पे समझो, पहले आपने लगाया डेल, और कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट बनता है इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ब्रैकेट, और जिसकी भी आप कंसंट्रेशन अंदर लिख रहे हो वो हमारा ए हो गया। मान लो ए की मुझे कंसंट्रेशन लिखनी है, देन मैंने लगाया कंसंट्रेशन ब्रैकेट, और हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन हम चेंज से दिखाते हैं, तो डेल लगाया, अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में होता है, तो टी के रेस्पेक्ट में, और टी भी कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। मान लो पहले 0 था, फिर टी हो गया, तो चेंज तो आया, 0 से टी हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, डेल ए अपॉन डेल टी, माइनस। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट है ना, और रिएक्टेंट में क्या लगाते हैं, एक सेकेंड में आपको चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ, देन आपको अच्छे से समझ आएगा। यस,
देखो यहाँ पर मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी आपके लिए, ए प्लस बी गिव्स सी। मैंने बोला इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल, कैसे लिखेंगे आप रेट ऑफ रिएक्शन? सो यहाँ पर समझो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखोगे। मैंने बोला मुझे कंसंट्रेशन चाहिए किसकी, ए की, तो ए की कंसंट्रेशन अपॉन में टी। अब हम चेंज की बात कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेल, यानी कि ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिक्रीज होगी तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, माइनस। ये समझ आया। देन अब हमें बी के रिस्पेक्ट में लिखनी है तो इज इक्वल्स टू, प्लस नहीं लगाएंगे हम क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सबके बराबर होती है। देन अब हमें बी की कंसंट्रेशन लिखनी है तो डेल ऑफ पी अपॉन में डेल्टा टी, और ऊपर हम चेंज लिख रहे हैं तो डेल, और ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और ये भी रिएक्टेंट है हमारा, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, माइनस। फिर इज इक्वल्स टू, अब सी की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल टी। ठीक है, और यहाँ पर हम चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के केस में क्या लगाएंगे, प्लस, प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन। अब मान लो यहाँ पर आपको कुछ और मिल जाए, लाइक मैंने बोला कि आपको अब यहाँ पर मिल गया, जैसे वहाँ पर लिखा है ए प्लस ए बी गिव्स ए सी। ठीक है, अब मुझे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखोगे आप, आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे लिखोगे, डेल ए अपॉन में डेल टी। बहुत बढ़िया, माइनस हमें लगाना है क्योंकि रिएक्टेंट है। जो भी कोफिशिएंट है, ए यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट है, मान लो ए की जगह 2 होता तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1 अपॉन ए। ये जो ए है ये डिवाइड में चला जाएगा, और माइनस क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है। यहाँ तक समझ आया। देन अब बी के रिस्पेक्ट में करो तो यहाँ भी ए नहीं बी लिख लो आप, बी, और यहाँ भी बी, यहाँ सॉरी सी, एक सेकेंड, यहाँ बी और यहाँ हमारा सी, स्मॉल सी। अब मान लो आपको ये लिखनी है तो डेल बी है ना, और अपॉन में डेल टी, लेकिन हम चेंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस। क्या लगाएंगे आप, माइनस, और 1 अपॉन बी, जो भी कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आएगा, और डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, इज इक्वल्स टू, फिर डेल सी और अपॉन में डेल टी। अब यहाँ पर सी है तो 1 अपॉन सी, और माइनस में नहीं प्लस में, क्यों, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होती है। तो ये चीज़ आपको समझ आई। अब वही चीज़ देखो यहाँ पर आपके लिए लिखी गई है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो सेम वही क्वेश्चन है, माइनस 1 अपॉन ए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है दोनों जगह, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में प्लस आप लगा भी सकते हो, नहीं भी दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्लस, बाय द वे आप लगाना। समझ आया कैसे आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होता है। तो अगर आप, मैं बोलूँ कि मुझे रिएक्टेंट के केस में बताओ, तो रिएक्टेंट के केस में क्या होगा, डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन घट रही है उसी को बोलेंगे हम क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। और मैं बोलूँ मुझे प्रोडक्ट के केस में बताओ, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सॉरी इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट की बढ़ेगी पर यूनिट टाइम, दैट इज व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन को। अब यहाँ पर कुछ लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बेस्ड ऑन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट नेगेटिव साइन लगाएंगे और प्रोडक्ट पॉजिटिव साइन लगाएंगे। यूनिट मैं समझाऊंगी कैसे है। रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन चेंज एंड टाइम इंटरवल। अब रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन की चेंज पे, जो हमारी कंसंट्रेशन है वो बदल रही है और टाइम के साथ बदल रही है, तो इन दोनों पे वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर कुछ लिखा है कि ABCD जो है वो हमारी मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन लाइक मोलैरिटी। डेल्टा क्या दिखा रहा है, चेंज दिखा रहा है, डेल्टा टी क्या दिखा रहा है, चेंज इन टाइम दिखा रहा है, ABCD क्या है, हमारे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। यहाँ तक समझ आया। अब आपको बताया है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये मेरे खुद के नोट्स से लिखे हुए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपके लिए ऐड करके आई हूँ ये पेज। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया, दैट इज व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन। अब मुझे बताओ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलिटर इनवर्स अपॉन में टाइम टेकन। अब टाइम जो होगा वो मेजरली सेकंड में होगा, किस में होगा, सेकंड में, तो आर और मिनट में भी हो सकता है लेकिन मेजरली सेकंड में होगा, जिसकी वजह से यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, तो यूनिट हमारी हो जाएगी यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स या सेकंड इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट होती है, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, जो कि आपको यहाँ पर लिख के दिखाई गई है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कैसे आई, समझ आया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है, मान लो एक एक्स है, एक्स से क्या बना, वाई बना, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और रिएक्टेंट है तो माइनस, डेल वाई अपॉन डेल टी, प्रोडक्ट है तो प्लस,
यहाँ तक समझ आया। फिर ये A+B+C वाला लिखा है, आप ये प्रैक्टिस करके देखना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन जनरल जो होता है वो ये है, एक जनरल इक्वेशन आपके लिए दे दी, ये आपका होमवर्क है। सारी रिएक्शन सेम होंगी, रेट ऑफ रिएक्शन, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है। समझ आया यहाँ तक। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉलिक्यूलरिटी। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स और आयंस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट या फिर कितने रिएक्टिंग स्पीसीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। लाइक A+B गिव्स प्रोडक्ट, A+B यानी कि दोनों रिएक्टेंट मिले और क्या बनाया? एक प्रोडक्ट बनाया। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट। प्रोडक्ट तो अलग है क्योंकि रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया तभी तो प्रोडक्ट बना। तो मॉलिक्यूलरिटी मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, कितने आपके रिएक्टेंट्स हैं। लाइक यहाँ पर एक A है एक B है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, लाइक मैंने बोला NH4NO2, ये हमारा रिएक्टेंट था, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1, क्योंकि एक ही NH4NO2 है। फिर यहाँ पर 2HI है ना, और H2+I2 बना, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2। कितने HI हैं? 2 HI हैं, तो 2 ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है। सेम एज इट इज 2NO + O2 गिव्स 2NO2। अब ये 2 रिएक्टेंट हैं, 2 NO और 1 O, यानी कि 2+1 यानी कि 3। मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी आपकी? 3। देखो यहाँ पर ये मेरे खुद के नोट्स हैं, लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, तो उसे को बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी। या फिर आप बोल सकते हो कि इट इज द नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल दैट कोलॉइड विद ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। कितने एटम या कितने आयन, कितने मॉलिक्यूल कोलॉइड हुए एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट बनाने के लिए, दैट इज व्हाट मॉलिक्यूलरिटी। मैंने लिखा A+B ने प्रोडक्ट दिया, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 1। नहीं, यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2, ठीक है। फिर यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 1। सेम एज इट इज यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2, और यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी हमारी? 3, ठीक है। एक और एग्जांपल मान लो मैं आपको देती हूँ। मैंने बोला 2A + 3B गिव्स C या 5C बोला। अब मुझे बताओ रिएक्टेंट कितने हैं, मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो यहाँ पर आपकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्यूलरिटी मतलब होता है सिंपल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो 2A हैं और 3B हैं, दोनों को ऐड कर दो तो 5। मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी आपकी? 5। इजी सा टॉपिक था मॉलिक्यूलर। समझ आया यहाँ तक सबको कि मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है? इजी सा टॉपिक था, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी। सिंपल आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही हमारे मॉलिक्यूलरिटी होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। आप आगे की जो वीडियोस हैं जहाँ पर मैं आपको रेट लॉ क्या होता है वो सब पढ़ाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, है ना। होमवर्क आपका ये है कि आप जो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स आप खुद से करके देखेंगे ताकि आपको रेट लॉ लिखना आ जाए, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आ जाए। अगली वीडियो में मैं आपके लिए रेट लॉ क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो सब कुछ आपको पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए थैंक यू।